तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग वीडियो लेके आए हैं, ये खान सर के फाउंडेशन बैच हिस्ट्री, खान सर के फाउंडेशन बैच हिस्ट्री का ये क्लास नोट्स है, उनका पीडीएफ। इसको दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज एक एक कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल पीरियड, मुगल काल में आज हम लोग बाबर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। देखिए, जो तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल था। दोस्तों आप लोगों को शायद ये वीडियो साफ ना आ रही हो तो मैं थोड़ी इसको, चलिए अब सही है। दोस्तों तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल था। मुगल में बाबर आया, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। देखिए, मोहम्मद बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 से 1530 ईस्वी में रहा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ है बाघ। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। अतः जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। इसका नाम नहीं था, इसका नाम था खाली जहीरुद्दीन मोहम्मद, पर ये अपने पराक्रम की वजह से इसने ऐसा करके दिखाया लोगों को, इसलिए उन्होंने इसका नाम बाघ रखा। तुर्की भाषा में इसको बाघ मतलब बाघ को बाबर कहते हैं, उन लोगों ने बाबर रखा है इसका नाम। देखिए, बाबर का जन्म दोस्तों 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो अब उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज तथा माता कुतुबुन्निगार खान मंगोल वंशज, जो चंगेज खां की वंशज थी। देखिए, जो मतलब बाबर के रगों में दो वंशों का खून, तैमूर वंश और मंगोल वंश। चंगेज खान, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का सबसे निर्दयी शासक चंगेज खान था की वंशज थी, इसीलिए इसे तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण के वंशज कहा गया। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की। देखिए, 11 वर्ष की आयु में बाबर जो था तो फरगना का शासक बन गया था। बाबर ने 1501 में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने ही रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग किया और बादशाह की उपाधि धारण की। देखिए दोस्तों, इसीलिए बादशाह मतलब बाबर के बाद में जितने भी राजा बने हैं मुगल काल के, वो सब बादशाह कहलाए। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बाजौर अभियान किया था। उसी आक्रमण में ही उसने भेड़ा के किले को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा राणा सांगा ने दिया। राणा सांगा कौन है? महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह के पिता हैं राणा सांगा आलम खान, जो इब्राहिम लोधी के चाचा हैं, और ये जो सूबेदार थे यहाँ के दौलत खां पंजाब के। इन तीनों लोगों ने मिलकर बाबर को बुलाया था अटैक करने के लिए इब्राहिम लोधी को। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा नीति, अर्धचंद्राकार ये तुलगमा नीति वह होती है, इसमें सेना ये अर्धचंद्र के आकार में खड़ी हो जाती है, ये पूरा बना के खड़ी हो जाती है। यहाँ उसके बीच में तोपें लगी रहती है। यहाँ से कोई सेना आती है और ये जो इस साइड वाला पार्ट आपका बढ़ता रहता है, इस साइड वाला पार्ट और इस साइड वाला पार्ट, और ये बीच में सेना को जब कोई दुश्मन की दूसरे की सेना बीच में आ जाती है तब लोग उसको घेर लेते हैं। इसको कहते हैं तुलगमा नीति। ठीक, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी था।
देखिए अच्छे शायद दिख ना रहा हो। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया था। भारत में तोप कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया। तुलगमा नीति को अर्धचंद्राकार नीति भी कहते हैं। इसी नीति के सफलता का मुख्य स्रोत तोपों की उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय था। अब देखिए जो बाबर ने जो युद्ध जीते उसकी ट्रिक है। पान खा चांद के घर, पास से पानीपत जो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी से लड़ा, और खा से आपका 1527 खानवा। पान खा चांद के घर, खानवा जो इसने राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, और चांद से चंदेरी के युद्ध जो मेदिनी राय हुआ, और के घर मतलब घाघरा अफगान सेना के साथ में हुआ, और ये सारे युद्ध बाबर जीत गया। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था पानीपत के, और देखिए मतलब बाबर का जो पसंदीदा शहर काबुल था, तो उसने अपने आत्मकथा में भी लिखा था कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर दानी की उपाधि धारण की। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा आगरा के समीप पड़ता है, खानवा के समीप युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम लोदी, चंदेरी के राजा मेदिनी राय, उनकी सेना आगरा आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकाबला इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं। देखिए दोस्तों ये कुछ रह गया, ये राय सबकी सेना ये है। देखिए दोस्तों अब आप लोगों को दिख रहा होगा थी। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था, इसलिए जीतना था कि उसके पास कोई घर ही नहीं था। वहाँ पर जो फरगना का पहले शासक था वो उससे छिन गया था। अब उसके पास एक ही चारा था, भारत में रहना या फिर अपना खत्म हो जाए। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को मदरा पीने से रोक लगा दिया और बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी युद्ध का विजेता की उपाधि धारण कर लिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। 1528 के चंदेरी मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। देखिए शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं पर हमला किया था, यही अफगान सैनिक। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि बाबर का सबसे पसंदीदा शहर काबुल था, क्योंकि बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। अब देखिए बाबर 4 बाग शैली आगरा के आराम बाग नामक बगीचा में बनवाया था। इसमें नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर को 4 बाग शैली की जनक कहा जाता है। ये है आपकी 4 बाग शैली। 4 बाग शैली में क्या है ना कि बीच में कोई पानी रहता है और देखिए इस साइड से जा रहा है, 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 बीच में होंगे पौधे, और जहाँ भी इनको मतलब किसी भी पौधे में पानी, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखिए बीच में कोई पानी का टैंक है, ये जा रहा है पानी, और ये पानी की रास्ता है, ये पानी की रास्ता है, इधर ये पानी की रास्ता है, और ये पेड़ जो लगे हैं, जब इसमें पानी लगाना हुआ तो यहाँ से इसको निकाल के इनमें पानी डाल दिया, फिर इसको बंद कर दिया। ये होती है आपकी 4 बाग शैली। बाबर ने मुबैयान
नामक एक पद्य शैली का विकास किया। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का वास्तुकार मीर वाकी था। कौन था इसका? मीर वाकी। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में जो लिखी गई है, यह कहता है कि उसे जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा बंगाल। हिंदू राज्य में मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ के वही राणा सांगा, महाराणा प्रताप के, जिनके वंशज हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको सही दिख रहा होगा। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने कहा कि साउथ इंडिया का इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, कृष्णदेव राय। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया। इसकी फारसी अनुवाद ही बाबरनामा कहलाती है। अब ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान का पुत्र, बैरम खान और सलीमा बेगम का पुत्र है। बैरम खान जब हज यात्रा में गया था तब अकबर ने सलीमा बेगम से विवाह कर लिया था और अब्दुल रहीम को उसने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था और उसी को फिर अकबर ने बाद में खाने खाना की उपाधि दी। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में ही चिश्ती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था उसने। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक है बाबर के लड़कों की। कहाँ ए हुमायूं, का से कामरान, हा से हिंदाल, ए से अस्करी और हुमायूं से हुमायूं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब कल हम लोग पढ़ेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती 1530 से 1556, जो कि आपका हुमायूं है। ठीक दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें दोस्तों। चलिए रखते हैं। राधे राधे, थैंक यू।